चलिए, लास्ट तक हम लोगों ने वर्क डन का फॉर्मूला डिराइव कर दिया था, ठीक है। एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस ना। तो एक क्वेश्चन लिखिए, वैसे मेरी शीट का 110 नंबर क्वेश्चन है। 110 क्वेश्चन लिखिए। 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस at 127 degrees Celsius, 1 mole of an ideal gas at 127 degrees Celsius expands isothermally. 1 mole of an ideal gas at 127 degrees Celsius expands isothermally. अंडरलाइन कर लीजिएगा isothermally को। expands isothermally until its volume expands isothermally until its volume is doubled. 1 mole of an ideal gas at 127 degrees Celsius expand isothermally until its volume is doubled. लिख लिया? Full stop. Calculate the work done by the gas. Calculate the work done by the gas. Calculate the work done by the gas. And the amount of heat absorbed, and the amount of heat absorbed. Calculate the work done by the gas, work done by the gas, and the amount of heat absorbed, and the amount of heat absorbed. कैपिटल आर का वैल्यू गिवन है, यानी कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का वैल्यू गिवन है कैपिटल आर का 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, करना है इसको। ओके, तो बहुत आसान सा सवाल है। अगर फॉर्मूला आपको आता होगा तो बड़े प्रेम से हो जाएगा। मेरी शीट में क्वेश्चन नंबर 110 हुआ करता है। क्वेश्चन बोला गया है नंबर ऑफ मोल्स, 1 मोल दिया हुआ है, यानी n का वैल्यू 1 है। आइडियल गैस जिसका टेम्परेचर 127 डिग्री सेल्सियस है। 127 डिग्री सेल्सियस मतलब 127 प्लस 273 कर देंगे तो केल्विन में आ जाएगा। यानी कहने का तात्पर्य ये हो गया कि ये 400 केल्विन हो जाएगा। 400 केल्विन हो गया। कैलकुलेट, और ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, यानी आइसोथर्मल प्रोसेस के थ्रू ये काम किया गया है। उसके बाद बोला गया है कि वॉल्यूम को डबल कर दिया गया, यानी इनिशियल वॉल्यूम अगर V है तो फाइनल वॉल्यूम को 2V कर दिया गया। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है? वर्क डन निकालना है, हीट एब्जॉर्ब, यानी डेल्टा W और डेल्टा Q निकालना है। बहुत आसान है। ठीक है, हम जानते हैं बिकॉज इन आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस में जो वर्क डन होता है W बराबर 2.303 nRT log बेस 10 और V फाइनल अपॉन V इनिशियल, ये होता है वर्क डन का फॉर्मूला, जो कि मैंने लास्ट टाइम पे आपको कराया था। ठीक है, 2.303 nRT log बेस 10 और V फाइनल अपॉन V इनिशियल। चलिए तो वैल्यू रखते हैं, फटाफट आंसर निकाल लेते हैं। 2.303 है ही, n की वैल्यू 1, r की वैल्यू 8.31 क्वेश्चन में दिया है। कैपिटल T का वैल्यू 400 केल्विन। ठीक है, गलती से डिग्री सेल्सियस में रख देना, नहीं तो ये डायरेक्ट पानी फिर जाएगा। log बेस 10, log बेस 10, V फाइनल, फाइनल V कितना है 2V और V इनिशियल कितना है V, इसको काट देंगे तो V से V कैंसिल, नहीं log 2 बचेगा। ठीक है, log 2 की वैल्यू 0.3010 होती है। ठीक है, लिख दे रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। log बेस 10 ऑफ 2 की वैल्यू जो होती है 0.3010 होती है, 0.3010 होती है। वैल्यू रख देते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो डेल्टा W कर लोगे सॉल्व, बस मल्टीप्लाई करना ही तो रह गया। ये और ये मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आ जाएगा 2.30 इंटू 10 टू द पावर 3 जूल। 2.30 इंटू 10 टू द पावर 3 जूल। ठीक है, और हमसे पूछा गया था कितना हीट एब्जॉर्ब होगा। तो माय डियर, आपको हमने कल ये भी पढ़ाया था कि बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है, डेल्टा Q बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा W होता है। और डेल्टा U का वैल्यू
बिकॉज इन आइसोथर्मल प्रोसेस, कल मैंने पढ़ाया था, आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, डेल्टा यू का वैल्यू 0 हो जाता है। इस वजह से डेल्टा क्यू और डेल्टा डब्ल्यू बराबर रहते हैं। यानी कि जो हीट पूछा गया था वो भी डेल्टा डब्ल्यू के बराबर होगा। तो डेल्टा क्यू बराबर डब्ल्यू कितना निकाला था आपने, 2.30 इंटू 10⁻³ जूल। इस प्रकार से डेल्टा क्यू का वैल्यू उतने जूल आ गया। एक क्वेश्चन और लिखिए हमारी शीट में, क्वेश्चन नंबर 117 होगा। कर लीजिए फटाक से। हाउ मच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, हाउ मच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय 10 kg मोल, हाउ मच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय 10 kg मोल ऑफ एन आइडियल गैस, 10, हाउ मच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय 10 kg मोल ऑफ एन आइडियल गैस if it expands from an initial pressure of 8 atmospheres, initial pressure of 8 atmospheres यानी ATM to 4 atmosphere यानी कि 4 ATM at constant temperature of 27 degrees Celsius, at constant temperature of 27 degrees Celsius, question mark, 27 degrees Celsius, at constant temperature of 27 degrees Celsius, question mark। R का वैल्यू वही 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन, यानी J, फिर मोल इनवर्स, फिर K इनवर्स। log 2 बेस E की वैल्यू, log 2 बेस E लिख लोगे, log 2 बेस E, log 2 बेस E का वैल्यू 0.693। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, log 2 बेस 10 की वैल्यू 0.3010 होती है, लेकिन log 2 बेस E की वैल्यू इतनी होती है। समझ गए? ठीक, तो मतलब आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि नहीं log 2 दोनों ही कैसे हो गए, यानी बेस का फर्क पड़ जाता है। आपको सिर्फ वैल्यू से मतलब है, इसके अंदर के मैथमेटिक्स से हमारा कोई संबंध नहीं है। तो हम इस क्वेश्चन को कर देते हैं फटाक से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 117 है मेरी शीट का ये। क्वेश्चन 117, हाउ मच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, यानी डेल्टा क्यू निकालना है, बाय 10 kg मोल, 10 kg मोल। ठीक है, अच्छा अमाउंट जो दिया है, चलो अभी हम बताते हैं इसके बारे में। अमाउंट ऑफ गैस जो आपको दे रखा है 10 kg मोल, ठीक है, of an ideal gas if it expands from initial pressure 8 atm to final pressure 4 atm, ठीक है, at constant temperature, यानी आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया, टेम्परेचर कांस्टेंट है ना, आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया ये। टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस यानी 27 प्लस 273 कर देंगे तो केल्विन में आ जाएगा, यानी कुल मिला के 300 केल्विन हो गया ये। ठीक है, बाकी R का वैल्यू गिवन है 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन, और वो दिखाई दिया log 2 बेस की वैल्यू। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, आप टेंशन मत लो। 0.693 चाहे ये यूज कर लेंगे और चाहे log 2 बेस 10 यूज कर लेंगे, 0.3010, बात एक ही पड़ेगी। हमें बेस 10 वाला फॉर्मूला याद है, इस वजह से हम बेस 10 ही करेंगे। ठीक है, ठीक है, करिए। अच्छा इसको देखिए,
यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ गैस 10 किलो मोल दिया हुआ है, 10 किलो मोल का मतलब हुआ 10 इंटू 1000 ग्राम मोल, है ना, यानी 10 इंटू 1000 ग्राम मोल, इसी को हम लोग मोल्स कहते हैं। ग्राम मोल्स ही हमारे क्या होते हैं, एन होते हैं, यानी किलोग्राम मोल को हमने ग्राम मोल में कन्वर्ट कर लिया, यानी कि हमारा एन का वैल्यू 10 टू द पावर 4 मोल्स हो जाएगा। समझ गए? ठीक है, बस बाकी आप जानते ही हो क्या कि हमको हीट निकालनी थी, और अभी थोड़ी देर पहले प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने आपको बताया और कल भी बताया था कि बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये पता चल चुका है कि जो हीट है वो वर्क के बराबर है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाती है। ठीक है, हीट वर्क के बराबर है, इसलिए हीट वर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2.303 nRT log base 10, ठीक है, P इनिशियल अपॉन P फाइनल, क्योंकि यहाँ पिछले वाले क्वेश्चन में वॉल्यूम की बात की गई थी, तो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लगाया था, इस बार वाले में प्रेशर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है, कोई दिक्कत नहीं। डेल्टा Q इज इक्वल टू 2.303, n की वैल्यू हो गई 10 टू द पावर 4, r की वैल्यू 8.31, T टेम्परेचर की वैल्यू 300, लॉग बेस 10, फाइनल प्रेशर इनिशियल 8 है, फाइनल 4 है, तो लॉग 2 बेस 10 हो गया, सारी वैल्यू रख ली जाएंगी, तो डेल्टा Q का वैल्यू आ जाएगा 1.728 इंटू 10 टू द पावर 7 जूल। कॉपी कर लीजिए। अब अगला प्रोसेस है, और ये नॉन साइक्लिक प्रोसेस का आखिरी प्रोसेस है, वो है एडियाबैटिक प्रोसेस। हेडिंग डाल दीजिए, एडियाबैटिक प्रोसेस, ADIA, नालायकों स्पेलिंग भूल गए, एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस जो इतना तेज हो या कुछ इस प्रकार से हो कि जितनी हीट अंदर थी वो कांस्टेंट हो जाए, मतलब ना हीट बाहर की अंदर आ पाए ना अंदर से बाहर जा पाए। ठीक है, देखिए, एन एडियाबैटिक प्रोसेस इज वन, एन एडियाबैटिक प्रोसेस इज वन in which an adiabatic process is one in which there is no exchange of heat. An adiabatic process is one in which there is no exchange of heat. An adiabatic process is one in which there is no exchange of heat between the system and surroundings. An adiabatic process is one in which there is no exchange of heat between system and surroundings. ठीक है, सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। अगला एंड डालिए इसके अंदर, एसेंशियल कंडीशंस फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस वुड टेक प्लेस। एसेंशियल कंडीशंस, एसेंशियल कंडीशंस फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस टू टेक प्लेस। Essential conditions for an adiabatic process to take place. Essential condition for an adiabatic process to take place. Essential condition for an adiabatic process to take place. Number one, the walls of container must be perfectly insulated. The walls of the container must be perfectly. The walls of the container must be perfectly insulating. Insulated. The walls of the container must be perfectly insulated so that there cannot be any exchange of heat. So that there cannot be any exchange of heat. There cannot be any exchange of heat between the system and surrounding. There cannot be any exchange of heat between the system and the surroundings. The walls of the container must be perfectly insulated so that there cannot be any exchange of heat between the system and surroundings. ठीक है, या तो सिस्टम वैसा बढ़िया बनाओ कि ना अंदर की हीट बाहर आ पाए ना बाहर के अंदर आ पाए,
या तो इतना तेज करो ये प्रोसेस कि मौका ही ना मिले कि हीट निकलेगी कि आएगी। आई बात समझ। देखिए नंबर 2, द प्रोसेस ऑफ एडियाबैटिक कंप्रेशन एंड एडियाबैटिक एक्सपेंशन। द प्रोसेस ऑफ एडियाबैटिक compression and adiabatic expansion. The process of adiabatic compression and adiabatic expansion should be sudden. Should be sudden. SUDDEN. Should be sudden. ठीक है, comma, so that heat does not get time to get exchanged between the system and surroundings. ठीक है। तो जिस प्रकार मैंने सारे प्रोसेस में आपको स्टेप बाय स्टेप बताया, वैसे यहाँ भी बताने जा रहा हूँ। यहाँ जो पहला पॉइंट है वो है इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो थर्मोडायनामिक, देखिए एडियाबैटिक प्रोसेस में इक्वेशन ऑफ स्टेट जो है वो 3 है। पहले सिलेबस में डेरिवेशन हुआ करता था, ठीक है, अब नहीं है। ये 3 इक्वेशंस है यहाँ पे। एक है P इंटू वी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यानी कहने का तात्पर्य ये है इनिशियल कंडीशन में प्रेशर और इनिशियल कंडीशन में वॉल्यूम की पावर गामा पढ़ा चुके हैं। एडियाबैटिक कांस्टेंट होता है Cp अपॉन Cv, और ये फाइनल प्रेशर और ये फाइनल वॉल्यूम की पावर गामा, ऐसे लिख सकते हैं। नहीं समझे? Pv की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट का मीनिंग हुआ कांस्टेंट, का मीनिंग हुआ Pi Vi की पावर गामा इक्वल टू Pf Vf की पावर गामा। एक और रिलेशन होता है T की पावर गामा अपॉन P की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। T की पावर गामा अपॉन P की पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू कांस्टेंट। यानी कि इसको Ti की पावर गामा अपॉन Pi की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू Tf की पावर गामा अपॉन Pf की पावर गामा माइनस 1 लिखा जा सकता है। तीसरा है इसी को Tv की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट भी होता है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ इनका डेरिवेशन नहीं पढ़ना है आपको, ठीक। तो ये क्या ले सकते हैं, Ti Vi की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू Tf Vf की पावर गामा माइनस 1, ठीक है। कॉपी करते आइए। अगला पॉइंट है इंडिकेटर डायग्राम। हमने हर प्रोसेस में इसी तरीके से सिखाया है। इंडिकेटर डायग्राम, पीवी इंडिकेटर डायग्राम है, सपोज कर लीजिए। तो ये पीवी इंडिकेटर डायग्राम ऐसे बनता है। कहोगे सर ऐसे तो आइसोथर्मल का भी बना था, मत कहो ऐसे बना था, कारण ये नहीं बना था। आइसोथर्मल वाला ऐसे बना था, ठीक है। आइसोथर्मल वाला रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, एग्जैक्ट, ठीक है। यानी आप ये कह सकते हो कि अगर हम एक ही लेवल पे 2 पॉइंट अगर सेलेक्ट कर लें और टेंजेंट ड्रॉ कर दें, ठीक है, एक ही पॉइंट पर, ठीक है। एडियाबैटिक वाले केस में जो फाई आएगा, फाई इन केस ऑफ एडियाबैटिक, समझ रहे हैं, ये है एडियाबैटिक प्रोसेस का, इसीलिए बोल्ड लाइन से बनाया।
और ये होता है आइसोथर्मल का। कभी कभी एक्चुअली कंपेयर करने के लिए आ जाता है, इस वजह से आपको बता रहा हूँ। तो ये डिनोट कर रहा है आइसोथर्मल प्रोसेस को और ये एडियाबैटिक प्रोसेस को। आई बात समझ में? यहाँ ये देखिए, ठीक है, ये आई लिख दे रहे हैं, ओके। आई का मतलब क्या? टी लिख दे रहे हैं, चलो, ठीक है। तो इसको क्यू लिख दे रहे हैं। क्यू मतलब हीट से रिलेटेड है, एडियाबैटिक प्रोसेस। टी मतलब टेम्परेचर से रिलेटेड है, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आपको साफ साफ दिखाई देगा यहाँ पे कि जो एंगल बनेगा वो एडियाबैटिक वाले के लिए ज्यादा बनेगा। देख रहे हैं, ये एंगल बड़ा है, फाइव इन केस ऑफ एडियाबैटिक ज्यादा बनता है 5 इन केस ऑफ आइसोथर्मल। समझ में आ गई बात? मतलब अगर कंपेयर करने के लिए आ जाए कभी तो आप कंपेयर कर सकते हैं। बाय द वे यहाँ पे हमने ज़्यादा बताने के चक्कर में आपको एक्स्ट्रा ही बता दिया है कुछ, ठीक है। बस आप इतना, अगर आपको क्यों इतना याद करना है कि इंटीग्रेटेड डायग्राम कैसा दिखाई देता है, तो आप बस ये समझिए कि आइसोथर्मल का बिल्कुल चिपका हुआ होता है और एडियाबैटिक का हल्का सा आगे उचका हुआ होता है, ठीक। अगला पॉइंट है, ठीक है, एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस। ये डेरिवेशन काफी टेढ़ा है, चलिए करना तो वही है। नोट कर लीजिए फटाक से पहले इसको। अगला पॉइंट है एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन इन एन एडियाबैटिक डेरिवेशन इसका थोड़ा टेढ़ा है, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। एक्चुअली कोई भी डेरिवेशन जब किया जाता है तो 3 बातें ज़रूरी होती हैं, स्टार्ट, फिनिश और ट्विस्ट। समझे? मतलब आपको ये पता होना चाहिए डेरिवेशन शुरू कहाँ से करना है, फिर ये पता होना चाहिए कि अल्टीमेटली लाना क्या है, और ट्विस्ट अर्थात कैलकुलेशन करते करते बीच में कभी कभार आप देखते होंगे फिजिक्स में कुछ ऐसे स्टेप्स होते हैं कि अगर आपको याद नहीं रहेंगे तो आपका डेरिवेशन फंस जाएगा 70%। आई बात समझ में? तो ये एक्चुअली कहानी शुरू होती है वर्क डन के जनरल फार्मूले से। आपको अगर याद हो तो हमने बताया था कि W बराबर इंटीग्रेशन P dV जो फॉर्मूला होता है वो हमेशा V इनिशियल से V फाइनल, ये वाला फॉर्मूला जो होता है किसी भी प्रोसेस के लिए वैलिड है, ठीक है। चलिए, फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस मैंने अभी बताया आपको। फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस क्या बताया? P इंटू वी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक। ये होता है कांस्टेंट को कांस्टेंट ना लिख के आप K लिखो, ठीक है। तो इससे अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? P बराबर K अपॉन V की पावर गामा, ये हो जाएगा। इस P की वैल्यू को उठा के यहाँ रख लेते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन W इज इक्वल टू, चाहो तो डेल्टा W इज इक्वल टू फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम P dV। P की जगह पे देखो ये P उठा के हम यहाँ रखेंगे ना, K अपॉन V की पावर गामा dV हो जाएगा, K बाहर आ जाएगा कॉन्स्टेंट होने के नाते, V इनिशियल टू V फाइनल। ये V की पावर गामा जब ऊपर जाएगा तो V की पावर माइनस गामा dV हो जाएगा। अब इंटीग्रेट कर देते हैं,
डेल्टा डब्ल्यू बराबर के बाहर रहेगा। जब इंटीग्रेट करते हैं तो पावर में एक ऐड हो जाता है और उसी पावर में जो आपने ऐड करके बनाई है उसी से डिवाइड भी हो जाता है। ठीक है, और फिर ये क्या हो जाएगा, बी आई से लेके बी एफ यहाँ लिख देंगे। अब थोड़ा तमीज से लिख लेते हैं इसको, पहले अच्छा लगने लगे कि v की पावर 1 माइनस गामा अपॉन 1 माइनस गामा हो जाएगा इनिशियल वॉल्यूम का फाइनल वॉल्यूम। ठीक है, क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट के टाइम्स अपर लिमिट यानी v फाइनल 1 माइनस गामा अपॉन 1 माइनस गामा माइनस लोअर लिमिट रख देंगे तो vi की पावर 1 माइनस गामा अपॉन 1 माइनस गामा हो जाएगा। 1 माइनस गामा बाहर कर लेते हैं। डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू के अपॉन 1 माइनस गामा v फाइनल की पावर 1 माइनस गामा अपॉन v माइनस v इनिशियल पावर 1 माइनस गामा। यहाँ तक तो ठीक था, मतलब स्टार्ट कहाँ से करना है ये याद होना चाहिए। अब उसके बाद क्या करना है ये पता होना चाहिए। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक सिर्फ कैलकुलेशन थी। अब आया ट्विस्ट, अब आया कहानी में ट्विस्ट। नहीं समझे, मैंने क्या कहा था, स्टार्ट याद रखना पड़ेगा। तो स्टार्ट ये था कि ये फॉर्मूले में P का वैल्यू PV की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट से उठा के रखनी थी। ये था स्टार्ट। फिनिश अभी अब आएगा तब याद कर लेना। ट्विस्ट आया अब इस k को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। बहुत ध्यान समझिएगा, ये स्टेप बड़ा जहरीला है। डेल्टा डब्ल्यू अपॉन 1 माइनस गामा k इंटू वी फाइनल की पावर 1 माइनस गामा माइनस का k इंटू वी इनिशियल की पावर 1 माइनस गामा। राइट, k अलग पेन से लिखे दे रहे हैं। अब इस k की वैल्यू क्या रखनी, बहुत ध्यान से देखिएगा। p इंटू वी की पावर गामा अगर कांस्टेंट होता है तो इसका मतलब ये है कि पी आई वी आई की पावर गामा ही के होगा। भाई कांस्टेंट ही रहता है तो मतलब हमेशा सेम आएगा, है कि नहीं। और पी एफ वी एफ की पावर गामा भी के आएगा। नहीं बल्ले पड़ी बात, यानी अगर p इंटू वी की पावर गामा हमेशा कांस्टेंट होता है के, तो अगर इनिशियल कंडीशन की बात करोगे तो पी आई वी आई की पावर गामा भी वही के आना चाहिए और पी एफ वी एफ की पावर गामा भी के आना चाहिए। समझे। अब जुगाड़ क्या है ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलो तो पी एफ वी एफ की पावर गामा इज इक्वल टू के। लो भैया कलर चेंज कर दिया ताकि आपको वैल्यू कहाँ कैसे रखनी ये पता चल जाए। देखो VF वाले में जो K मल्टीप्लाई है उसमें K की वो वाली वैल्यू रखो जिसमें VF आता हो, ताकि VF की पावर गामा और VF की पावर 1 माइनस गामा मल्टीप्लाई होने पे पावर ऐड हो जाए। सेम बेस होने पावर ऐड हो जाती है। उसी प्रकार से ब्लू वाला K VI के साथ मल्टीप्लाई है, ब्लू वाले K की वैल्यू VI के फॉर्म में। समझ गए, ये है ट्विस्ट। यानी इस फॉर्मूले में डेल्टा डब्ल्यू बराबर 1 अपॉन 1 माइनस गामा, ठीक है, इन ब्रैकेट इस वाले k की जगह रखूंगा पी एफ वी एफ की पावर गामा और ये वी एफ की पावर 1 माइनस गामा ऑलरेडी है, माइनस इस वाले k की जगह रखूंगा पी आई वी आई की पावर गामा और वी आई की पावर 1 माइनस गामा पहले से ही मौजूद है। सेम बेस होने पे पावर ऐड हो जाती है। अब डेरिवेशन हो जाएगा बड़े आराम से। आप 2 लाइन बची है। डेल्टा डब्ल्यू बराबर 1 अपॉन 1 माइनस गामा पी एफ वी एफ हो जाएगा। बताओ, सेम बेस होने पावर ऐड होती है, माइनस गामा प्लस गामा कैंसिल हो जाएंगे, हो जाएंगे। यहाँ भी वही होगा, तो क्या बचेगा पी एफ वी एफ माइनस पी आई, माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तो अच्छा लगने लगेगा फॉर्मूला। ठीक है, नहीं तो आंसर तो आ गया। तो क्या बन गया फॉर्मूला, पी आई वी आई माइनस पी एफ वी एफ अपॉन गामा माइनस। ठीक,
पीवी बराबर एनआरटी लगा लो, टेम्परेचर टर्म्स भी आ जाएगा, क्योंकि पीवी बराबर क्या होता है एनआरटी। तो क्या मतलब हुआ, पीआई बीआई बराबर एनआरटीआई और पीएफ पीएफ बराबर एनआरटीएफ। डेल्टा डब्ल्यू बराबर पीआई बीआई की जगह क्या हो जाएगा, एनआर टीआई माइनस एनआर टीएफ अपॉन गामा माइनस 1। तो अल्टीमेटली डेल्टा डब्ल्यू बराबर आ गया एनआर कॉमन अपॉन गामा माइनस 1 टीआई माइनस। ये था फिनिश। नोट कर लीजिए, क्वेश्चन अगले दिन पे लगवा देंगे।